वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। भाई सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस हमने लगभग 3.5-4 घंटे में आपको दिया और उस वीडियो में अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आई होप कि आपका सिंपल सेंटेंस का एक भी रूल छोड़ा नहीं हमने और आपने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। अब लेकर आए सिंथेसिस, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो ये डेडिकेटेड है हमारे इन बोर्ड्स के बच्चों के लिए जहां पर इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा जाता है, जो कि रियली अपने आप में कॉम्प्लेक्स है भी। कॉम्प्लेक्स का एक मतलब और भी होता है, इसका मतलब होता है मुश्किल, मतलब हार्ड, और कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित भी होता है, जो कि आप साइंस से रिलेट कर सकते हैं। और सिंथेसिस अपने आप में वैसे भी देखें तो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को मिला करके एक सेंटेंस बनाने की क्रिया को ही हम सिंथेसिस कहते हैं, जिसका डिस्कशन ऑलरेडी हमने सिंथेसिस की इंट्रोडक्शन वीडियो में दे रखा हुआ है, जिसका लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने इंट्रो वीडियो सिंथेसिस की नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद सिंपल सेंटेंस की वीडियो अराउंड 3 आवर्स 43 मिनट्स की वो वीडियो है, जिसमें सिंथेसिस का एक एक रूल हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है और सब एग्जाम्पल के साथ। तो उसको देखें और फिर आए इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे ठोक करके, क्योंकि वीडियो को अगर लाइक नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट वीक में जो हम कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं उसमें फिर वो एनर्जी या वो बात नहीं रहेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और आज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो भी आपका फिनोमेना है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें क्लॉज को समझने में, तो आज बिना पेन उठाए, शायद हम पेन भी ना उठाएं और आपको आज बोर्ड पर ही ओरली समझा देंगे। और इस कॉम्प्लेक्स वीडियो को देखने के बाद, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वीडियो को देखने के बाद शायद दोबारा आप कभी यूट्यूब पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जांपल लिए हैं विद एग्जांपल विद रूल। आपको आज पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें आपका नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज तीनों के बारे में डिस्कस होगा विद एग्जांपल, जो आपको समझ में आए। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह के कंजंक्शंस यूज होते हैं, क्या रूल्स हैं, इन सारी ही बातों की चर्चा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है। अगर आप वीडियो के बाद में कमेंट नहीं करते हैं तो हमें यह नहीं पता चलता है हाउ डू यू लाइक द वीडियो और आर यू सेटिस्फाइड विद द वीडियो। तो आपका सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, ये आपके कमेंट से पता चलता है। तो लाइक और कमेंट्स जरूर करा करें और वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। अगर आप डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई है और डेफिनेशन को केवल इतना समझना है कि इसमें एक वन प्रिंसिपल क्लॉज या चीफ क्लॉज जिसे आप कह लें, प्लस इसका स्ट्रक्चर है 1 और 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज भी। सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, वो हमने सिंपल सेंटेंस की वीडियो में बताया। अगर सिंपल सेंटेंस समझे होगे तो भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तभी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस समझ सकते हैं। तो एक सेंटेंस को अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन याद करके अचार डालबो भैया। तो डेफिनेशन को छोड़ो, स्ट्रक्चर पे बात करो, क्योंकि हमने अपने पिछले साल के सेशंस में कई बार बताया है कि सेंटेंस के काइंड्स बताते समय हमारे मुंह से लबलबा होता है, हम लबलबा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेंटेंस के एक्चुअली काइंड्स ही नहीं पता होते हैं। तो उसमें दो तरह की कैटेगरी होती है, एक सेंटेंस का फंक्शंस वाले सेंटेंस कहते हैं, एक तरह के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम स्ट्रक्चरल सेंटेंस कहते हैं। और स्ट्रक्चरल सेंटेंस का मतलब सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, एंड दिस इज द सेकंड सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड। जो स्ट्रक्चर के ऊपर सेंटेंस बनता है वो ये है, और जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन नहीं, आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल करिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, इसमें दो सेंटेंस होंगे, मिनिमम 2 सेंटेंस होने चाहिए। 2 सेंटेंस से कम हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स किसी जीवन में नहीं कहा जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिनिमम एटलीस्ट 2 सेंटेंस हो, 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, कभी कभी 4 भी हो सकते हैं। पहले हम 2 तरह के सेंटेंस को बनाकर जोड़ के देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता कैसे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। इसी प्रिंसिपल क्लॉज को हम चीफ क्लॉज भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मुख्य उपवाक्य। क्या कहते हैं बेटा? मुख्य उपवाक्य। उपवाक्य कहा जाता है, उपभाग मत कहना, क्योंकि यहां पर उपभाग जो होता है वो फ्रेज होता है। और व्हाट इज अ फ्रेज अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो, जाकर के इंट्रो वाली वीडियो देख लो, उसमें हमने फ्रेज और क्लॉजेस को अलग तरीके से समझाया। बट यहां पर जो हम क्लॉजेस लेकर आए हैं वो क्लॉजेस आपके सेंटेंस प्रैक्टिस से रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। और इसको में एक
कि एक सेंटेंस और होगा जिसका नाम 1 या 2 सबऑर्डिनेट क्लॉजेज अगर ऐड कर दी जाए तब ये दोनों मिल करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। यहां तक तो ठीक है। इस एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहां पर लिखा है आई वाज स्टडीइंग, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने के लिए हमें क्लॉज को समझना है। अब क्लॉज क्या है? ये एक सेंटेंस होता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि सेंटेंस और क्लॉज में भी फर्क होता है, कभी कभी फर्क नहीं भी होता है। पहले आप इस सेंटेंस को देखिए। पहला मतलब आई वाज स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा था, और उसके बाद एक कंजंक्शन बीच में लगा है व्हाइल यू वर स्लीपिंग। तो देखा जाए तो यहां पर जो व्हाइल यू वर स्लीपिंग ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये अपने आप में सिंगल सिंगल तो लिखा नहीं है, क्योंकि यहां पर फुल स्टॉप तो है ना यहां पर फुल स्टॉप हम मान रहे हैं अलग से, क्योंकि बीच में आया कंजंक्शन। तो पहली चीज तो आपको यह समझ लेना है कि कंजंक्शंस ही डिटरमाइन कर देते हैं कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, क्योंकि सिंपल में तो लागत लेना, और कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और कौन सा सेंटेंस कंपाउंड। तो किस सेंटेंस में कैसा कंजंक्शन लगेगा, यदि आपको ये याद हो तो वेल एंड गुड, और अगर ना याद हो तब का हो तो फिर आपकी समझ मैटर करती है कि आप कितना समझते हैं सेंटेंस को। हम आपको हिंदी में भी समझाते हैं। अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोला कि आई वाज स्टडीइंग तो ठीक है, मैं पढ़ रहा था, एंड यू वर स्लीपिंग, तुम सो रही थी। लेकिन अब सेंटेंस को ये पढ़ा जाए यहां से, जब तुम सो रही थी तब मैं क्या कर रहा था? मैं पढ़ रहा था। तो अगर सेंटेंस यहां से बोला जाए जब तुम सो रही थी, सेंटेंस अगर बोला जाए जब तुम सो रही थी, तब अब आपसे पूछा जाए कि अब इस सेंटेंस की मीनिंग क्या निकल रही है, तो यहां पर यह सेंटेंस अपनी मीनिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसकी मीनिंग के लिए हमें पहला वाला सेंटेंस जिसका नाम है आई वाज स्टडीइंग, इसको बोलना जरूरी है। तो ये सेंटेंस जो है अब हो गया इंडिपेंडेंट, और सॉरी ये सेंटेंस हो गया आपका डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब निर्भर कर गया, और निर्भर किस पर? अपने पहले वाले सेंटेंस पर निर्भर करेगा अपनी मीनिंग को देने के लिए। और इस तरह से ये बाद वाला जो सेंटेंस जहां से कंजंक्शन ऐड होगा, वो कंजंक्शंस वाला जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस कहलाएगा सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट का मतलब ही होता है उप का मतलब सबऑर्डिनेट, जो हेल्प करे दूसरे की, जो मेन की। जैसे आपने असिस्टेंट देखा होगा, जब आपने सब वाइस प्रिंसिपल देखा होगा, तो वो प्रिंसिपल की हेल्प करता है। तो ये सेंटेंस अब अगर ये बोला जाए जब तुम सो रही थी, तो आप चुप हो जाए, सामने वाला कहे तो का जब तुम सो रही थी, सब कहा जब तुम सो रही थी तब मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडीइंग। तो आई वॉज स्टडीइंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया आपका मुख्य भाग। मुख्य जो वाक्य होगा वो आई वॉज स्टडीइंग, और वाइल के बाद जो सेंटेंस लिखा है तो ये पूरा हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा एग्जांपल है आई टर्न्ड बैक, मैं पीछे मुड़ा, अपने आप में मीनिंग दे रहा है मैं पीछे मुड़ा, लेकिन somebody called us, ये अलग सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस अलग है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोले जैसे ही किसी ने मुझे बुलाया, जैसे ही किसी ने मुझे बुलाया, तो क्या? मैं पीछे मुड़ा। तो मैं पीछे मुड़ा ये अपने आप में पूरा है मीनिंग में, लेकिन जैसे ही किसी ने मुझे बुलाया तो उसके बाद आपको लग रहा है ना कुछ और भी हुआ। जैसे ही किसी ने मुझे बुलाया तो मैंने पीछे एक एक्सीडेंट देखा, जैसे ही मुझे किसी ने बुलाया तो मैंने पीछे अपने भाई को देखा, जैसे ही किसी ने मुझे बुलाया तो मैं लड़खड़ा कर गिर गया। तो अब ये तीनों ही सेंटेंस, मैं लड़खड़ा कर गिर गया, मैं पीछे देखा, मेरा भाई मिल गया, तो ये जो सेंटेंस आ रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इन्हें प्रिंसिपल क्लॉज कहा गया, इसीलिए इसे चीफ क्लॉज कहा गया। और यहाँ जहाँ से कंजंक्शन ऐड होकर सेंटेंस बोला जाएगा वो होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई होप यू अंडरस्टूड। कंपाउंड सेंटेंस की बात कर लेते हैं इसमें। कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि डिस्कस तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस की इसलिए बात करेंगे क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फर्क करना सीख जाए। भाई कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर, या तो इन्हें कोऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करी जाती है, उसी कोऑर्डिनेट क्लॉज को या तो आप प्रिंसिपल क्लॉज दो होंगी, और या फिर एक प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कुल मिलाकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो अपनी मीनिंग दे लेती है, इसलिए उसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जा सकता है। जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वही प्रिंसिपल क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज तब कही जाती है जब वो किसी दूसरी क्लॉज के साथ आए तो, लेकिन अपनी मीनिंग को ना भूल जाए, मतलब वो अपना अर्थ तब भी रखे जब प्रिंसिपल क्लॉज हो और तब भी रखे जब ना हो। तो इसका मतलब ऐसे
कंपाउंड सेंटेंस को ऐसे सेंटेंस में रखा जाता है जहां पर दो क्लॉजेस तो होंगी लेकिन दोनों की मीनिंग अपने अपने आप में इंडिपेंडेंटली आ रही होंगी, उसमें एक दूसरे की निर्भरता नहीं होती। इसीलिए आप चाहे इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कह लीजिए, इसीलिए आप चाहे इसे प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिए, या फिर इसे प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज कह लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका होल फिनोमिना किसका, कंपाउंड सेंटेंस का, जबकि उसमें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ते हैं। अब यहां पर देख लो, ही इज स्लो, वह स्लो है, ही इज श्योर टू विन, वह फिर भी उसे उम्मीद है जीतने की। अब ये भी अपने आप में फिनिश है क्योंकि ये अपना सिंपल सेंटेंस, ये भी एक अपना सिंपल सेंटेंस कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट आया उसकी वर्ब आई, यहां पर भी सब्जेक्ट आया और उसकी वर्ब आई, इज दोनों में लिखा है। लेकिन अगर हम क्या है कहें कि बट वर्ड, यहां बट से कोई बोले लेकिन वह श्योर है जीतने के लिए, लेकिन उसे पूरा भरोसा है जीतने के लिए, तो क्या कभी आप ऐसे वाक्य बोलते हैं लेकिन वह पूरा आश्वासित है अपने ऊपर, या कभी आप ये बोलते हैं कि उसे पूरा यकीन है लेकिन उसे पूरा यकीन है जीतने के लिए? कभी भी आप सेंटेंस लेकिन से इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लेकिन शब्द जो है कंपाउंड सेंटेंस का कंजंक्शन है। और लेकिन शब्द अगर आपको ये याद ना हो कि ये कंपाउंड सेंटेंस का कंजंक्शन है, मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो फिर आप उसे हिंदी निकाल कर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहां पर जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो वो लेकिन शब्द से नहीं बोलेगा। उसी तरह शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद करी, आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। तो दोनों अपने अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर यहां पर एक बीच में कंजंक्शन लगा दिया जाए जो कि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही है, इसका मतलब है फिर भी, नेवरथलेस, फिर भी मैं फेल हो गया। तो अब कोई ये कहे फिर भी मैं फेल हो गया, तो सामने कहे फिर भी मतलब, फिर भी मैं फेल हो गया मतलब, फिर भी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि फिर भी बोलना गलत है वहां पर। या तो सेंटेंस आप आई फेल्ड बोलेंगे, या तो सेंटेंस शी हेल्प्ड मी बोलेंगे, या तो सेंटेंस शी हेल्प्ड मी नेवरदलेस आई फेल्ड, या तो पूरा बोलेंगे, यहां से नहीं बोल सकते। तो एक सिंपल सी पहचान समझ में आई बेटा कि जिन सेंटेंसेस में कंजंक्शंस लग के बोला जाता है वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। जिन सेंटेंसेस में जबरदस्ती घुसेड़ा जाता है और बोलने की कोशिश करोगे तो वो सेंटेंस गलत लगेंगे और वही सेंटेंस कंपाउंड होंगे, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन से कभी भी कोई सेंटेंस नहीं प्रारंभ होता, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन से सेंटेंस प्रारंभ हो सकते हैं। अभी आपने दो एग्जांपल इससे पहले देख लिए। चलिए, ये हो गया कंपाउंड की डेफिनेशन। अब आते हैं, ये बात करते अब सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क है जब दोनों में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। भाई क्या फर्क है, कोई बताए क्या फर्क है, क्या फर्क है भाई, है ना? जस्ट अ मिनट। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या देखो, अब आपके सामने कुछ हमने एग्जांपल लिखे हैं, यहां से आपको क्लॉज और सेंटेंस में फर्क समझ में आएगा। बेटा यहां पर लिखा है आई डोंट कम बैक, he is very rich, he was going and I reached the station। इन चारों सेंटेंसेस में अब आपसे पूछा जाए कि ये सेंटेंस है कि क्लॉज, तो बेटा ये सेंटेंस भी हैं और ये क्लॉज भी हैं, क्योंकि क्लॉज और सेंटेंस दोनों में ही एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस में भी एक क्रिया होगी और क्लॉज में भी क्रिया का होना जरूरी है, चारों सेंटेंस में भी। लेकिन अब अगर हम इन सेंटेंस के ऊपर बात करें कि आई डोंट कम, इज वेरी रिच, ही वाज गोइंग, आई रीच द स्टेशन, ये अपने आप में एक सेंटेंस कहला रहा है। सब अपने अपने आप में सेंटेंस है, क्योंकि इसकी मीनिंग आ रही है। क्या हो रही, आ रही है, बहुत ध्यान समझना। लेकिन अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस से पहले एक कंजंक्शंस लगा दें और कंजंक्शंस लगा कर बोले आई डोंट कम, मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम बैक, मैं नहीं आता हूं, तब आपका कंजंक्शन हमने लगाया टिल। अब इसका अर्थ यहां से पढ़ के देखो, टिल आई डोंट कम बैक, जब तक मैं नहीं आता हूं, हो गई इनकम्प्लीट मीनिंग। तो इसके पहले एक सेंटेंस लिखो, वेट हियर, यहां इंतजार करो जब तक मैं वापस ना आऊं। अब हुई इसकी पूरी मीनिंग। तो इसका मतलब अब ये सेंटेंस यहां से बोला जाएगा और अब आगे वाला सेंटेंस से
एक क्लॉज तो बन गया और ये क्लॉज अब डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। अभी तक कोई कंजंक्शन नहीं लगा था तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था, जिसे आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज कहो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहो होगा वो सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस की मीनिंग अपने आप में हमेशा आएगी। बट अगर हमने ये सेंटेंस लिखा, यहां से टिल से लिखा, तब इस सेंटेंस की मीनिंग नहीं आ रही। अब इसका मतलब ये वो क्लॉज होगी जिसकी मीनिंग नहीं आ रही। तो क्लॉज कौन सी? सबऑर्डिनेट, क्योंकि सबऑर्डिनेट इज इनकम्प्लीट विदाउट द प्रिंसिपल। जो सबऑर्डिनेट है वो इनकम्प्लीट होता है प्रिंसिपल के बिना। तो अब इसका ये मतलब है जो सेंटेंस है वो अपनी मीनिंग हमेशा देगा, लेकिन अगर वो क्लॉज बन रहा है तो क्लॉज कभी कभी अपनी मीनिंग देता भी है और कभी कभी अपनी मीनिंग नहीं भी देता है। जब नहीं दे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब दे वो कोऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आई? इसी तरह ही इज वेरी रिच। अब अभी तक तो ये सेंटेंस है, लेकिन इसके पहले अगर हमने एक कंजंक्शन लगा दिया, ही इज वेरी रिच दो, यद्यपि वह रिच है, यद्यपि वह रिच है, तो क्या? ही लीड्स, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, पीछे से लिखते हैं। ही लीड्स अ नॉर्मल लाइफ, यद्यपि वह रिच है। अब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि अब ये बिना अपने पहले वाले सेंटेंस के आए हुए नहीं दे सकता। अब सेंटेंस यहां से बोला जाएगा, अब इसकी मीनिंग आएगी। अभी तक ये कंप्लीट था। यद्यपि वह रिच है, वह नॉर्मल लाइफ जीता है। ही वॉज गोइंग। अब हाँ ठीक है। सो ही वॉज गोइंग। अब ही वॉज गोइंग यहां तो बहुत सिंपल सी बात है, वह जा रहा था। लेकिन अगर हम यहां पर लिख दें वेयर, अब यहां पर वह जहां जा रहा था, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। वह कहां जा रहा था या वह जहां जा रहा था, आई डोंट नो। तो आई डोंट नो जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक अब इस सेंटेंस की मीनिंग नहीं आएगी। अभी तक वो सेंटेंस था, लेकिन अब वेयर लग जाने के बाद सेंटेंस नहीं रहा। तो जब सेंटेंस नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मीनिंग नहीं आ रही। सेंटेंस की मीनिंग आती है। सेंटेंस तो उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहेंगे जिसकी प्रॉपर मीनिंग आए। उसी तरह आई रीच द स्टेशन, सेंटेंस में कंजंक्शन जोड़ा, एज सून एज। अब पढ़ो यहां से, एज सून एज आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या कुछ हुआ? मर गए होगा, ट्रेन चली गई होगी, जाहिर सी बात है। ट्रेन आ गई जिससे आप जाना चाह रहे थे, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ट्रेन चल दी, ट्रेन आ गई, ट्रेन निकल गई। या जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा मेरा दोस्त मिल गया, कुछ तो लिखना पड़ेगा। वो जो कुछ लिखना पड़ रहा है उसी वजह से अब ये सेंटेंस नहीं रहा, अब ये क्लॉज बन गया। कौन सी क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज द सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन द मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। बात समझ में आ गई? तो अब आप लिखेंगे द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चल दी एज सुन एज आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा। तो अब आपको ये क्लॉज और सेंटेंस में फर्क भी समझ में आ गया होगा। विद दिस होप आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्लॉज में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर बेटा। टाइप्स ऑफ क्लॉज यहाँ पर है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तीनों क्लॉज है, तीनों के एग्जांपल बेस्ट तरीके से लेंगे। भाई जाहिर सी बात, नाउन क्लॉज है तो फंक्शन ऑफ नाउन करेगा, ये फंक्शन ऑफ नाउन, ठीक। दूसरा एडजेक्टिव है तो फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव करेगा, एडजेक्टिव है फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव होगा ये, ठीक है। चलिए ये भी ठीक हो गया। और अगर ये एडवर्ब है तो फंक्शन ऑफ एडवर्ब करेगा, ठीक। तो अब चलिए शुरू करते हैं।
नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज है तो नाउन के 5 कार्य होते हैं, और वो 5 काम कौन कौन से होते हैं भैया? पहला, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनना। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ एन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के ही ऑब्जेक्ट होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट बनता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आपकी बुक में लिखा है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखा जाएगा, दैट वर्ब विल बी कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब्स ही कहा जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो इसका वर्क होता है ना, नाउन क्लॉज का जो तीसरा कार्य होता है वो होता है द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। कभी कभी आपने देखा होगा टू लग करके आया ऑब्जेक्ट, कभी आपने विद लग कर देखा होगा, आई एम टॉकिंग विद हिम, तो अब हिम इज एन ऑब्जेक्ट, बट विद लगना वहां पर कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि टॉक के साथ विद लग के आता है। चौथा है इन अपोजिशन टू अ नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन या नाउन के अपोजिशन में आना भी नाउन का एक कार्य है। तो जितने भी कार्य हैं ये सारे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। कभी कभी वर्ब इनकम्प्लीट रहती है अपनी मीनिंग के देने के लिए, इसलिए उसके बाद में एक कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ता है, और ऐसी वर्ब्स को ही हम कहते हैं द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जैसे कि आई मेड हिम, मैंने उसे बनाया, क्या बनाया? मॉनिटर बनाया। तो जब तक मॉनिटर वर्ड नहीं लिखा जाएगा तब तक कि आई मेड हिम का मतलब नहीं निकल कर आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? समबडी कॉल्ड मी, किसी ने मुझे बुलाया, क्या बुलाया? गधा बुलाया। somebody call me a donkey, somebody call me a bastard, somebody call me something else, कुछ भी। तो वहां पर bastard वर्ड, donkey वर्ड जब तक नहीं लिखा जाएगा तब तक make वर्ड का जो यूज किया गया उसकी मीनिंग नहीं आएगी। तो ऐसे कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जहां पर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की बात आती है। वो वर्ब्स, वो क्रियाएं जिनकी मीनिंग ऑब्जेक्ट रखने के बावजूद ना आए, ऑब्जेक्ट भी रख दिया फिर भी नहीं आ रही है, तो वहां पर फिर एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है उसकी मीनिंग को निकालने के लिए। समझ में आया? चलो वीडियो को बेटा शेयर और वो करते नहीं हो। बाकी हमारा, हम आपको बता दें कि आपके जो 2023 के बच्चे हैं उनके लिए सेशंस जो है ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं और बहुत से चैप्टर्स हो भी रहे हैं। साथ में आपको डाउट सेशन और मेंटी सेशन चलते हैं, तो वो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मेंटी सेशंस वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका ऑल राउंड कॉम्प्रहेंशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट होने वाला है। विद्याकुल लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सिस्टमैटिक एक एक टॉपिक को क्लियरली कराया जा रहा है। द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब आ जाइए पहला कार्य, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब आपसे पूछा था इन तीनों सेंटेंसेस में आपको क्या लग रहा है? डू यू थिंक दैट ऑल दीज सेंटेंसेस आर कॉम्प्लेक्स? यस और नो? ऑफ कोर्स। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा यहाँ पर छोटी छोटी चीजें समझना सीखो। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम 35 से 40 कंजंक्शंस है, वो कब भूल जाओ। जितने एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं केवल इन पे भी आज की वीडियो में फोकस कर लोगे तो आपका 70% कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने वो एग्जाम्पल लिए हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहाँ पर लिखा है द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट बन के आता है क्या बन के आता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज? कौन सा क्लॉज आएगा भाई? जाहिर सी बात है सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन बनता है। तो नाउन का कार्य करने वाले ही क्लॉज को हम नाउन क्लॉज कहेंगे। अब दिए गए पहले एग्जांपल में देख लो, वर्ब कहां है बेटा? वॉज, ये वर्ब है, और वर्ब के पहले वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पे क्या लिखा है? What he said। और इस what he said में आपने देखा एक सब्जेक्ट ये और उसकी वर्ब ये, इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस है। और ये सेंटेंस चूंकि इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें लगा है what, और what लग जाने पर कंजंक्शन बना what he said। इसका मतलब हुआ जो उसने कहा, इसका मतलब हुआ जो उसने कहा वह सच था, वह सच था। इस सेंटेंस को आप ये भी लिख सकते थे, इट वॉज ट्रू वॉट ही सेड। सेंटेंस ये भी लिखा जा सकता था, बिल्कुल बढ़िया। तो अब इसमें देख लो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इट वॉज ट्रू एक सेंटेंस ये, व्हाट ही सेड एक सेंटेंस ये, और बीच में आया कंजंक्शन। जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, हम कॉमन वे में आपको बता दें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने का तरीका, जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे उसमें ऐसे तमाम क्वेश्चन वर्ड आएंगे। जितने क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। 1% ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कहीं पर कंपाउंड बनता है, वो 1% पॉसिबिलिटी। आई विल टेल यू दिस फैक्ट इन कंपाउंड सेशन वीडियो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स की, तो फोकस ऑन दिस सेंटेंस। सेकंड वाला, व्हेन आई शैल रिटर्न, मैं कब लौटूंगा, इज अनसर्टेन। तो यहां से यहां तक देखो बेटा, ये किस प्लेस पर आया? सब्जेक्ट के प्लेस पर आया। तो अब यहां आगे आ गई वर्ब,
और वर्ब के पहले वाला पार्ट होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के प्लेस पर एक वर्ड है तो नाउन, 2-3 वर्ड सब्जेक्ट के बिना तो वो फ्रेज, और सब्जेक्ट भी हो वर्ब आ जाए तो फिर वो क्लॉज। बात समझ में आ रही है? अगर एक वर्ड आ रहा है केवल तो वो नाउन है। अगर नाउन की जगह फ्रेज आएगा तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ड आएंगे, लेकिन उसमें क्रिया नहीं होगी, और अगर क्रिया होगी भी तो वो सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगी। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं जहां पर सेंटेंस ना आए। और अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो भैया वो होगा क्लॉज। जैसा कि यहां पर आई शैल रिटर्न कंप्लीट सेंटेंस, बट इट कम्स हियर विद द कंजंक्शन। अब यहां पर कंजंक्शन लगा है, ये व्हेन, यहां पर व्हेन आई शैल रिटर्न का मतलब मैं कब आऊंगा, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा भैया। यहां पर एक बात पॉइंट टू बी नोटेड है कि आप जब सिंथेसिस के सेंटेंस कर रहे होंगे जहां पर जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उनको कंजंक्शंस बना करके यूज करते हैं, तब आप नरेशन वाला नियम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये ध्यान रखना, नरेशन का सिंथेसिस से इनडायरेक्टली नरेशन रिलेशन है, कनेक्टिविटी है, गलत करवा देगा। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, जब मैं लौटूंगा मतलब मैं कब लौटूंगा, ये निश्चित नहीं है, मतलब मैं कब लौटूंगा यह अनिश्चित है। इसी सेंटेंस को आप ये भी लिख लें, इट इज अनसर्टेन, इट इज अनसर्टेन व्हेन आई शैल रिटर्न। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखें, वाई ही लेफ्ट इज अ मिस्ट्री। वह क्यों चला गया ये रहस्य है। देखो वाई ही लेफ्ट पूरा सेंटेंस, और यहाँ आई वर्ब, और वर्ब के पहला पार्ट होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट अपने आप में आया और एक वर्ब आई, ये पूरा सेंटेंस। तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? ये सारे एग्जांपल आपके नाउन क्लॉज से, क्योंकि नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का कार्य करता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे, इसकी हिंदी आपको हिंदी बता दी। नेक्स्ट चलेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा सेंटेंस आएगा। देखो ही सेज, अब ये वर्ब थी, वर्ब के बाद में देखो अब यहां पर कंजंक्शंस बदला, यहां पर आया दैट, ही वॉन्ट गो, वह कहता है वह नहीं जाएगा। तो अब यहां पर सेज के बाद ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है। अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट का प्लेस है बेटा, तो वहां पर अगर एक वर्ड आया तो वो नाउन, 2 से ज्यादा 3 वर्ड आए तो वो फ्रेज भी हो सकता है, अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आया। और अगर वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, जैसे कि यहां पर ही विल नॉट गो लिखा है, तो हो गया ये क्लॉज। और कौन सा क्लॉज? ये हो गया नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउ इट इज बिकमिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको पहचानने के लिए अगर हम ये कहें ही सेज नथिंग, तो आपसे पूछा जाए दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट हुआ तो ही है और ये वर्ब हुआ है। अब वर्ब के बाद जो प्लेस आता है, ऑफ कोर्स दिस इज ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यहां लिखा है दैट ही वांट गो, कि वह नहीं जाएगा, ही वह कहता है। तो हो गया यहां से यहां तक पूरा नाउन क्लॉज। फिर आया आई होप्ड, मुझे उम्मीद है क्या करने की, दैट इट वाज ट्रू, मुझे उम्मीद है कि यह सच था। तो यहां हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद वाला जो पार्ट ये हो गया आपका नाउन क्लॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है सब्जेक्ट वर्ब और साथ में कंजंक्शन, और कंजंक्शन वो भी कौन सा, दैट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दैट। नेक्स्ट है आई कैन नॉट टेल व्हाट हैज बिकम ऑफ हिम, मैं नहीं बता सकता वह क्या बन गया, वह क्या बन गया। आई कैन नॉट टेल, और टेल के बाद जो पोजीशन है वो है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर क्या लिखा है, व्हाट हैज बिकम ऑफ हिम, वह क्या बना, मैं नहीं बता सकता। कलेक्टर बना, आईएएस बना, पीसीएस बना, मतलब डीएम बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, मैं कैसे बता सकता हूं। फिर आगे चौथा, टेल मी व्हाई यू डिड दिस, टेल मी व्हाट, यहां पर आया टेल और फिर आया मी, एक ऑब्जेक्ट और आया। तो आपने कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस नहीं देखे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट आया मी, और मी के बाद आया अ ग्लास ऑफ वाटर, दूसरा ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। जो नॉन लिविंग थिंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग बींग्स है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नॉन लिविंग थिंग आया, और नॉन लिविंग थिंग पे व्हाई यू डिड दिस, तुमने ये क्यों किया मुझे बताओ। तो दिस इज कंप्लीट एन ऑब्जेक्ट एंड नाउन क्लॉज। नेक्स्ट आती है बात द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। भाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे आते हैं, देखो टेक केयरफुल अटेंशन टू, ध्यान दो। भाई यहां पर भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, बट यहां प्रीपोजिशन लगी टू, इसलिए इसके बाद जो पूरा सेंटेंस यूज होगा वो सेंटेंस क्लॉज, कौन सा क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज कहलाया जाएगा। देयर इज नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है, किसमें नहीं है, इन व्हाट यू से, तुम जो कह रहे हो उसमें कोई मीनिंग नहीं है। तो इनका जो ऑब्जेक्ट बना वो बना व्हाट यू से, तुम जो कह रहे हो
उसमें कोई मीनिंग नहीं है, तुम अर्थपूर्ण बात कर रहे हो। तीसरा, देयर वर नो कंप्लेंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन, ये भी एक प्रीपोजिशन है। उसके बाद पूरा सेंटेंस दैट से लिखा है, द डे वॉज टू हॉट, देयर वॉज नो कंप्लेंट्स, कोई भी शिकायत नहीं थी, एक्सेप्ट केवल इसके कि दिन बहुत गर्म था, बाकी सब कुछ ठीक था। बट या फिर एक्सेप्ट के अलावा, इसका मतलब क्या होता है बेटा, के अलावा, दिन गर्म होने के अलावा कोई शिकायत नहीं थी। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आती है इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन में आना। अपोजिशन का मतलब होता है प्रशंसा करते हुए, किसी को डिस्क्राइब करते हुए, विशेषता बताते हुए, उसे हम कहते हैं अपोजिशन। बात समझ में आ रही है बेटा? वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, अभी भी हम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करना, और वीडियो के एंड में कमेंट करना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और बैच ज्वाइन करना होगा तो आप वहां कर सकते हैं। योर स्टेटमेंट दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट विल नॉट बी बिलीव्ड, योर स्टेटमेंट। अब देखो यहां पर आया वर्ड योर स्टेटमेंट, दिस इज ओनली अ ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड्स का ग्रुप है। उसके बाद एक कंजंक्शन लगा दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट के बाद फिर एक वर्ब आई विल नॉट बी बिलीव्ड। अब ये जो बात आ रही है, योर स्टेटमेंट विल नॉट बी बिलीव्ड लिखा जा सकता था। बात समझो, योर स्टेटमेंट के बाद अगर हम चाहते तो ये लिख सकते थे योर स्टेटमेंट विल नॉट बी बिलीव्ड, योर स्टेटमेंट विल नॉट बी बिलीव्ड दैट। अब उसके बाद कंजंक्शन लगाते दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा जा सकता था योर स्टेटमेंट विल नॉट बी बिलीव्ड, लेकिन अब यहां पर इसको कैसे यूज किया गया है, केस इन अपोजिशन में। केस इन अपोजिशन का मतलब होता है जब कोई एक नाउन प्रोनाउन यूज हो और उसके बाद फिर उसको बताने के लिए दो या दो चार वर्ड आ जाएं, तब उसे हम कहते हैं केस इन अपोजिशन। तो ये जो सेंटेंस है ना, असल में बेटा दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है इसके लिए नहीं आ रहा है, ना बी के लिए आ रहा है, ना नॉट के लिए आ रहा है, ना विल के लिए आ रहा है, ये आ रहा है स्टेटमेंट वर्ड के लिए। और इस वजह से जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं तो उस नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बगल में रखते हैं, और ऐसे क्रिया को हम कहते हैं वी हैव पुट a group of words in a case in opposition। हमने उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रख दिया किसके में, केस इन अपोजिशन के फॉर्म में, ताकि वो केस इन अपोजिशन वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स उस नाउन की विशेषता अच्छी तरीके से बताए, इसलिए लिखा गया योर स्टेटमेंट। और तुम्हारा स्टेटमेंट क्या था, दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट, ये स्टेटमेंट था, विल नॉट बी बिलीव्ड। लिखा तो ऐसे भी जा सकता है, बट आपको केस इन अपोजिशन में अगर दिखाना है सेंटेंस को तो ऐसे लिखेंगे। फिर आता है यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस, तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो भैया तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर ये जो लिखा है दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये पूरा सेंटेंस किसके लिए आया, सोचो। यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस में ये जो पूरा सेंटेंस है ये किसके लिए आया, हमने कहा ना किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए ही आएगा। तो भैया नेवर ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, फॉरगेट ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, दिस इट मे बी और यू इट मे बी, बोथ आर प्रोनाउन, नाउन तो नहीं दिख रहे। तो क्या दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये पूरा सेंटेंस यू के लिए आ सकता है? नहीं। ये किसके लिए आया? सिंपल है, दिस के लिए, और दिस के लिए आया इसलिए दिस के तुरंत बाद इसको रख दिया गया दैट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, एंड नाउ इट इज इन केस इन अपोजिशन। बात समझ में आई? इट इज इन केस इन ओपोजिशन, अपोजिशन में है क्योंकि ये दिस को ही क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, टेलिंग समथिंग अबाउट दिस। What you must not forget that honesty is the policy, best policy, इसको नहीं भूलना है, उसके लिए this word यूज किया गया था, इसीलिए that honesty is not the best policy। समझ में आया भैया? It was unfortunate that you were absent। अब यहां पर देखो it was unfortunate, ये बहुत ही unfortunate है। क्या? that you were absent, कि तुम absent थे। अब ये क्या
इट वर्ड के लिए आया है। अब यहां पर इट के बगल में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इट अपनी मीनिंग स्वयं नहीं दे सकता, उसको सेंटेंस में वर्ब चाहिए। तो इट वॉज अनफॉर्चुनेट लिखा गया और तब लिखा गया दैट यू वर एब्सेंट। ये एक एक्सेप्शन केस है। चलिए बात करेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। कभी कभी ऐसे भी वर्ब्स आते हैं यहां पर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की तरह यूज किया जाता है, जैसे माई बिलीव इज दैट ही विल नॉट कम। मेरा मानना है, यहां बिलीव का मतलब भरोसा नहीं, मेरा मानना है कि वह नहीं आएगा। तो अब यहां हमने कहा माई बिलीव इज, क्या आपके हिसाब से माई बिलीव इज ये सेंटेंस बन सकता है? इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा दें तो क्या आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं माई बिलीफ इज? क्या ये पॉसिबल है? इसकी मीनिंग आएगी नो, नेवर, कभी नहीं आएगी। माई बिलीफ इज का मतलब हो गया मेरा भरोसा है। क्या भरोसा है वह तो बताओ, का भरोसा है। आ गई वही बात कि टीचर ने राहुल को बनाया, तो क्वेश्चन हुआ का बनाया? मुर्गा बनाया कि अंडा बनाया कि कैप्टन बनाया कि प्रिंसिपल बनाया कि टीचर बनाया कि धोबी बनाया? कुछ बनाओ। तो वही बात आ गई, जब वर्ब की मीनिंग ना आए तब उस वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कभी कभी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, बट कभी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े तो कभी कभी कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब वर्ब की मीनिंग को पूरा करने वाला शब्द, जिसे हिंदी में कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं? पूरक। अब यहां पर इज लिखा है तो इज की मीनिंग जब तक नहीं आएगी जब तक कि आगे कुछ लिखा नहीं होगा। माई बिलीफ इज के बाद अगर हम छोटा सा एक वर्ड लिख दें तो भी इसकी मीनिंग आएगी माई बिलीफ इज स्ट्रॉन्ग। अब आपसे पूछा जाए यहां पर स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या है बेटा, तो ये होगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। कभी कभी एडवर्ब बन जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव बन जाता है, कभी कभी नाउन बन के आता है। तो कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ये बात ध्यान रहे, कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। बिकॉज इफ ऑब्जेक्ट कम्स इन अ सेंटेंस देन द सेंटेंस मे बी पॉसिबली कन्वर्टेड इनटू पैसिव, बट कॉम्प्लीमेंट विल नेवर हेल्प द सेंटेंस मेक इन पैसिव फॉर्म। वो जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कभी भी पैसिव नहीं बना सकता उस सेंटेंस का। हाँ, ऑब्जेक्ट है तो उसकी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं, श्योरिटीज नहीं है। पॉसिबिलिटीज हैं, श्योरिटीज नहीं है, क्योंकि बहुत से टेंसेस के पैसिव नहीं बनते हैं चाहे आप लाख ऑब्जेक्ट रख लें। बात समझ में आ गई भाई? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। हर कॉन्स्टेंट प्रेयर वॉज दैट द चाइल्ड माइट लिव। उसकी कॉन्स्टेंट प्रेयर थी, क्या थी? दैट द चाइल्ड माइट लिव, कि उसका बच्चा लंबी उम्र तक जिए। तो यहां पर देखो वॉज के लिए कॉम्प्लीमेंट रख दिया गया। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, तो आई एम इतना बोलकर कोई खड़ा हो पाए? नहीं, गलत। आई एम का, आई एम अ टीचर रखा। आई एम स्ट्रांग, मैं बहुत मजबूत हूं, ये रख सकते हैं। आई एम वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज हूं। तो ये एडवर्ब की तरीके से भी यूज किया जा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग, फास्ट, एंड आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, ये हो गया नाउन। तो नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ऑल द थ्री वर्ड्स कैन बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी वर्ब। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। यहाँ पर पूरा सेंटेंस है, इसी तरह से इसको कहा गया द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ऐसी वर्ब्स जो कि प्रेडिकेट में इनकम्प्लीट हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट बनकर भी आ सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आओगे चलो भैया। हिज ग्रेट फियर इज दैट ही मे फेल, उसका डर है, उसका बहुत बड़ा डर है कि कहीं वह फेल ना हो जाए। इसके बाद फिर एक कॉम्प्लीमेंट आ गया। आई होप आप नाउन क्लॉज समझ गए होंगे। एडजेक्टिव क्लॉज की बात करते हैं भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीज वाज वाइट एज स्नो। मैरी एक लड़की है, हाँ मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। हैड ए लिटिल लैम्ब, उसके पास एक छोटा सा बछड़ा है, लैम्ब है, मेमना है। अब इस मेमना वर्ड को देखो, ये है नाउन। ये मैरी देखो, ये हुआ है नाउन। बाकी लिटिल हो गया एडजेक्टिव और हैड हो गया इसकी वर्ब। अब आगे एक सेंटेंस लिखा है जिसमें एक कंजंक्शन यूज हुआ है हुज, और हुज किसका पॉसेसिव केस है? हु का। जैसे कि ही का पॉसेसिव केस हिज होता है, वैसे हु का पॉसेसिव केस हुज होता है। तो अब हमने कहा हिज लैम्ब इज डेड, उसका लैम्ब मर गया। तो अब पूछा जाए किसका, तो आप कहिए हुज लैम्ब। हुज लैम्ब आया, हुज आया ना, हुज का मतलब किसका। तो कहा गया मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब,
अब यहाँ पर लैम जो है उसके लिए एक पूरा सेंटेंस लिख दिया गया, उसके whose fleece was white as snow, उसके जो फर हैं वो एकदम इतने गोरे हैं, इतने सफ़ेद हैं जितना कि बर्फ। तो ये पूरा सेंटेंस जो है असल में अब ये नाउन क्लॉज नहीं है, अब ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। अब जैसे मान लो हम ये कहें मैरी हैड अ लिटिल वाइट लैम्प, तो आपसे पूछा जाए ओ वाइट है ना, ये पूछा जाए उसका लैम्प कैसा है, तो आपने कहा वाइट है, उसके पास एक छोटा सफेद लैम्प है। तो ये जो वाइट वर्ड आया किसके लिए आया, लैम्प के लिए। तो जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग ग्रुप में होता है उस एडजेक्टिव को उस नाउन के बाद रखते हैं, और अगर एक वर्ड आए किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए तो उसको उस नाउन के पहले रखते हैं, ये ध्यान रखना। जनरली पहले रखते हैं, हमेशा पहले नहीं रखते। अंडरस्टूड। अब बात आती है मैरी हैड अ लिटिल वाइट लैम्प, मैरी के पास एक छोटा सफेद लैम्प है। लेकिन अब इसी वाइट वर्ड से पूरा पूरा सेंटेंस बना दिया गया। सेंटेंस क्या था बेटा, सेंटेंस बन के आया आपके सामने, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, ये सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस था इट वॉज एज वाइट एज स्नो। अब बस इसी सेंटेंस को उठा करके एक ऐसा कंजंक्शन उठाया और उठा करके हमने हुज लिख दिया। इट वॉज एज वाइट एज स्नो, वह उतना गोरा जितना कि स्नो। तो हु वॉज लिख किया, हु की जगह हुज लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर हुज इसलिए लिखा गया क्योंकि फ्लीज की बात हुई, हमने वहाँ पर डायरेक्टली इट लिख दिया। तो आप कहें इट्स फ्लीज, अब यहाँ पर वॉज हटाना पड़ेगा, ठीक है। हमने एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत दे दिया आपको, यहाँ पर इट्स फ्लीज लिखो। अब यहाँ पर जब फ्लीज लिखोगे बेटा तब आपको समझ में आएगा इट्स की जगह हम हुज क्यों कर रहे हैं। जैसे ही का पॉसेसिव केस हिज, वैसे हु का पॉसेसिव केस हुज लिखा। नेक्स्ट पे आओ, द लेटर ब्रॉट मनी विच वॉज बैडली नीडेड। लेटर पैसा लेकर आया और जो बहुत ज्यादा आवश्यक था, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक था। यहाँ पर एक दूसरा कंजंक्शन आपको मिल गया जो कि आप एडजेक्टिव क्लॉज को बना सकते हैं। विच वॉज, अगर आप विच को देखें तो आप इसको अलग सेंटेंस में इट वॉज बैडली रिटन लिखा पाएंगे, ये अलग अलग सेंटेंस बनेगा। इट वॉज बैडली नीडेड, बहुत बुरी तरीके से इसकी आवश्यकता थी। और यहाँ पर द लेटर ब्रॉट मनी ऐसे ही होगा। तो अब ये इट हटा करके केवल कंजंक्शन ऐड कर दिया गया। नाउ द सेंटेंस बिकम्स कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आइए, द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई फादर। घर, अब देखो इस घर के लिए एक सेंटेंस आगे बीच में घुसेड़ दिया गया। अब ये केस इन अपोजिशन नहीं है, आप केस इन अपोजिशन मान सकते हैं क्योंकि केस इन अपोजिशन करता क्या है, वो भी तो तारीफ ही करता है ना अपने नाउन की, अपने नाउन के बारे में तो बताता है। तो यहाँ पर आप केस इन अपोजिशन वाला पाएंगे। अब इससे पहले 5 मिनट पहले आपने देखा केस इन अपोजिशन में क्या हुआ, द हाउस दैट आई लिव इन, वो हाउस जिसमें मैं रहता हूं। ये सेंटेंस देखो, दैट से आई लिव इन ऐड किया गया और उसके बाद ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, हाउस के बारे में बता रहा है। तो हाउस क्या है, नाउन, नाउन के बारे में जो बताया उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर पूरा पूरा सेंटेंस साथ में कंजंक्शन, तो हो गया ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। बिलोंग्स टू माई फादर, ये बिलोंग करता है मेरे पिता का, जिस घर में मैं रहता हूं वो मेरे पिता का है। नेक्स्ट करेंगे भाई, इट्स एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड एंड दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अभी हमें एडवर्ब क्लॉज के ऊपर चलना है, तो ये सेंटेंस आपके लिए होमवर्क, फाइंड आउट द क्लॉजेज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं भाई, एडवर्ब क्लॉज, ये तो भैया बहुत भयंकर है। क्यों, क्योंकि इसमें आते हैं इतने तरह के कंजंक्शन। अभी तक तो आप 5 ही फंक्शन नाउन के देख रहे थे, आपने एडजेक्टिव क्लॉज को बहुत आसानी से समझ लिया होगा। लेकिन एडवर्ब क्लॉज सबसे ज्यादा लल्लन टॉप सा और बहुत ही मुश्किल सा टॉपिक है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज में कई तरह के कंजंक्शन है और वो कंजंक्शन की कैटेगरी ये लिखी है। हम आपको एक स्पेसिफिक वीडियो और देंगे जब हम सारे कंजंक्शंस लाएंगे, उसके ऊपर हर कंजंक्शंस के ऊपर 2-2 सेंटेंस बनाएंगे, तो भी 80 से 100 सेंटेंस हो जाएंगे और आपको तब उसमें मिलेगा। क्योंकि ये वीडियो हमको थोड़ा सा शॉर्ट करना है, तो यहाँ पर हम आपको ये बताए दे रहे हैं टाइम, प्लेस, पर्पस, कॉज, कंडीशन, रिजल्ट, कंपेरिजन, सुपोजिशन एंड कंसेशन। इस तरह के कंजंक्शन जब आते हैं, एडवर्ब क्लॉज जब बनाते हैं, तो इस तरह के कंजंक्शन जब आते हैं
मतलब कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं जो टाइम को इंडिकेट करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम आफ्टर की बात करें तो आफ्टर जब आया समझ लो बस वहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और बिफोर, बिफोर आपने सुना होगा। तो ऐसे हम आपको बहुत से कंजंक्शन है जिसको हम एक्सप्लेन दूसरी वीडियो में करेंगे। यहां पर आपको एग्जांपल के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानना और बनाना आपको सिखा रहे हैं, फिर प्रैक्टिस हम लोग किसी दूसरे सेशन में करेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए भैया, इससे इतने इतने तरह के कंजंक्शंस आते हैं, इतने तरह के कंजंक्शंस के सेंस आते हैं। कुछ कंजंक्शन होंगे टाइम को, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। कुछ कंजंक्शन होंगे प्लेस को बताएंगे, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। कुछ कंजंक्शन पर्पस को बताएंगे, वो एडवर्ब ऑफ पर्पस होगा। कुछ कॉज को बताएंगे, कुछ कंडीशन, कुछ रिजल्ट, कुछ कंपेरिजन एंड कुछ सपोजिशन या कंसेशन। एक एक करके एग्जांपल को समझते हैं। एडवर्ब ऑफ क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम वाले जो कंजंक्शन है इसमें 2-3 एग्जांपल होंगे। हर तरह के कंजंक्शंस के 2-3 एग्जांपल, ठीक है, हर तरह के कंजंक्शन के 2-3 एग्जांपल। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, When you have finished your work, you may go. अब इसमें आपसे पूछा था where is the conjunction, where is the conjunction, where is the conjunction। अभी हमने आपसे बताया किसी भी सेंटेंस में यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाए और वो सेंटेंस में बीचों बीच में आएगा, या तो कभी कभी वो पहले आ जाता है लेकिन वो इंट्रोगेटिव मार्क नहीं ले रहा है, और साथ में उस क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ड। क्योंकि हम जनरली जानते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और वो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन द सब्जेक्ट कम्स। पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी सेंटेंस में कंजंक्शन बनकर आएगा तो उसके तुरंत बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। नाउ यू कैन फाइंड हियर व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, जब तुम अपना काम कर चुके हो, यू मे गो होम। 2 सेंटेंस आ गए, एक तो यू आया, एक यू आया, यहाँ पर इसकी वर्ब, यहाँ पर ये इसकी वर्ब। तो ये दोनों सेंटेंस ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, यू मे गो होम, यू मे गो होम व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। इस सेंटेंस को आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और यहां पर व्हेन आया, ऐड कर लो एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर आया आई विल डू इट व्हेन आई थिंक, फिर व्हेन का एग्जांपल है, कोई जरूरत नहीं है। आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा, व्हेन आई थिंक फिट, जब मुझे सही लगेगा। आई विल थिंक फिट, जब मुझे सही लगेगा। तो व्हेन फिर आया, अब देखो ये बीच में आया, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आया। तो यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहां पर ये कंजंक्शन है बेटा। फिर आ गया डोंट टॉक, बात मत करो। वाइल शी इज सिंगिंग, जब वो गाना गा रही हो। तो एक छोटी सी पहचान, व्हेन और वाइल का दोनों का मतलब जब होता है, बट कहीं कहीं पर आपको कॉम्पिटेटिव बुक में ऐसा मिल जाएगा, हालांकि सही यही है कि जब वाइल, जब किसी सेंटेंस में एक सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, मतलब प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब ले, आईएनजी फॉर्म, तो वहां पर जब के सेंस के लिए व्हेन शब्द का प्रयोग न करके वाइल शब्द का प्रयोग किया जाए। हालांकि दोनों की मीनिंग सेम है, बट सिर्फ सही सेंस के लिए आईएनजी फॉर्म को इंडिकेट करने के लिए व्हेन को वाइल लिखा जाता है, और यहां पर वाइल लिखा गया है जब वह गा रही हो। कॉन्टिन्यूअस है ना एक्शन, यहाँ इसलिए यहां वाइल लिखा गया। अगर आप व्हेन भी लिख देंगे इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, बट द बेस्ट वे यू शुड यूज वाइल हियर। नेक्स्ट है वाइल आई कमांड दिस शिप देयर विल बी गुड डिसिप्लिन। अगेन वाइल का प्रयोग किया गया। अब देखो यहाँ पर वाइल का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया गया, तो यही हमने आपको सिखाया। कुछ कॉम्पिटेटिव बुक में ऐसा दिया है, कहीं कहीं पर नहीं दिया है। ये कुछ एग्जाम्पल हमने कुछ लिए हैं आपके रेन एंड मार्टिन बुक से, कुछ हमने इंटरमीडिएट की बुक से एग्जाम्पल लिए, कुछ एग्जाम्पल आपकी कॉम्पिटेटिव बुक से लिए। हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आया तो हमने कई किताबों से एग्जाम्पल उठाए। वाइल आई कमांड दिस शिप, जब मैं इस शिप को कमांड करूंगा, देयर विल बी गुड डिसिप्लिन, तब अच्छे सब कुछ डिसिप्लिन में हो जाएगा। चलिए ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के बारे में। प्लेस में आपके पास 2 ही मेन वर्ड हैं, एक होता है बेटा वेयर जो कि आपको प्लेस बताएगा, एक होता है वेयर एवर जहां कहीं भी इसका मतलब हो। अब एग्जांपल देख लो, आई हैव पुट इट वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन, मैंने इसे वहां रखा जहां मैं इसे दोबारा पा सकूं, मैंने इसे वहां रखा जहां। अब यहां पर जो मीनिंग आ रही है बेटा वेयर की, ये हो रही है जहां की। क्या हो गया बेटा, जहां की। आई कैन फाइंड इट। फिर है दे कैन स्टे, वे कहीं रुक सकते हैं जहां दे आर। दे कैन स्टे, वे वहां रुक सकते हैं जहां वे हैं, जहां गए हैं वे वहां रुक सकते हैं। तो यहाँ वेयर के बाद भी फिर एक सब्जेक्ट और फिर वो वर्ब आ गई। नेक्स्ट है वेयर यू लिव,
आई लिव, जहां तुम रहोगे मैं भी वहां रहूंगी। तो यहां पर वेयर को पहले यूज किया गया, बट ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वो कंजंक्शन है। सेंटेंस को उल्टा करके लिख लो, आई लिव वेयर यू लिव, मैं रहूंगी जहां तुम रहोगे। फिर है ही लेट द कैरावन वेयर एवर ही वांटेड टू गो, वह कैरावन को वहां ढकेलता ले गया या वहां ले गया जहां भी उसने चाहा, जहां उसने विश करी, वांटेड टू गो, जहां भी वह चाहा। फिर आता है बात एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, पर्पस को शो करता है। पर्पस के लिए आपके लिए एक सेंटेंस जरूर है, लेस्ट वर्ड का यूज जरूर कर लीजिएगा, और लेस्ट वर्ड के बाद शुड वर्ड का यूज हमेशा होता है। पर्पस का मतलब होता है बेटा उद्देश्य बताने वाले, उद्देश्य से पहले तो हमने हिंदी नहीं लिखी लेकिन यहां लिख लो, पर्पस का मतलब उद्देश्य। अब जैसे राइट इट डाउन, इसे लिखो, कहीं ऐसा ना हो, ऐसे सेंटेंस में एक हिंदी मीनिंग आएगी और जिसका मतलब होगा कहीं ऐसा ना हो। जब ऐसा हो जाए, बाबा समय न बर्बाद करो, कहीं ऐसा ना तुम फेल हो जाओ, डोंट वेस्ट द टाइम लेस्ट यू शुड फेल, डोंट वेस्ट द टाइम लेस्ट यू शुड फेल। आ जाइए, उसका पहला कंजंक्शन होगा लेस्ट वर्ड, राइट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, लिख दो कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ सब कुछ इसके बारे में। आप उसे कह रहे हैं जो ऑनलाइन देख रहे हो, राइट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट ऑल अबाउट इट। वॉच लेस्ट यू एंटर इनटू टेम्पटेशन, लेस्ट यहां पर ये नहीं है, यहां पर यू होना चाहिए, थोड़ा सा इसे सही कर लीजिएगा, यू शुड, ये मिस हो गया है इसलिए एंटर टेम्पटेशन, इनटू टेम्पटेशन। वॉच, देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लालची बन जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम लालच में पड़ जाओ, देखो संभलना, कहीं ऐसा ना हो कि लालच में पड़ जाओ। तो एक वर्ब ये, और वर्ब को ही हम सेंटेंस कहते हैं क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा जाता। वर्क हार्ड सो दैट, अब दूसरा कंजंक्शन आपके सामने आया सो दैट, ताकि, एक हिंदी होती है ताकि, वर्क हार्ड ताकि यू कैन गेट थ्रू, मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको, ताकि आया। स्लीप नॉट लेस्ट योर लॉर्ड केम इन द नाइट, सो मत, ये पुरानी बुक का एग्जाम्पल है इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है, वैसे आप मॉडर्न इंग्लिश में आप इसे कहते हैं डोंट स्लीप है, और कहने को आप ये भी कह सकते हैं स्लीप नॉट, सो मत, कभी कभी कहते हैं ना सो मत, वहां पर जरूरी नहीं कि डोंट स्लीप कहो। ईट नॉट, उसे आप डोंट ईट कहते हैं, लिखा गया स्लीप नॉट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भगवान रात में तुमसे मिलने ना आ जाए, अगर तुम सो जाओगे फिर तुम्हें सोता हो पाएगा और वो चला जाएगा। बात समझे? ये हो गया आपके एडवर्ब पर्पस के। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन, रीजन या कॉज का मतलब होता है कारण बताने वाले, और जब ये कारण बताने वाले आएंगे एडवर्ब तो वो भी एडवर्ब्स, वो भी जो है क्लॉजेज होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। देखो, बिकॉज आई लाइक यू, चूंकि मतलब क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उल्टा कह लो, आई शैल हेल्प यू बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू, मैंने इसे ये किया क्योंकि मैं चाहता था यह करना, मैं चाहता था यह करना। ये बात ध्यान रखें, बिकॉज लिखा है। अब बात बच्चा कहेगा सर यहाँ टू लिखा है, क्यों लिखा है? ये जो टू लिखा है ध्यान से सुनना, ये टू क्यों लिखा है? अगर यहां वांटेड के बाद किसी एक नाउन का जिक्र होता तो टू नहीं लिखा होता, लेकिन इस वांटेड के बाद जो है वर्ब का जिक्र है। कैसे? आई डिड इट, मैंने इसे किया क्योंकि मैं चाहता था व्हाट टू डू। अच्छा, पूछा गया मैंने इसे किया क्योंकि मैं चाहता था यह करना, करना शब्द आ रहा है तो सेंस के अनुसार वहां पर वर्ब है, और वो भी वर्ब किस फॉर्म में है? इन्फिनेटिव के फॉर्म में। आई वॉन्टेड टू डू इट, मैंने इसे खा लिया क्योंकि मैं इसे खाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू ईट इट, तो वहां पर वॉन्टेड के बाद केवल टू पर एंड कर दिया जाएगा सेंटेंस, हमेशा याद रखना। ऐसी कंडीशन में टू के बिना सेंटेंस लिखोगे तो सेंस गलत होगा। आई वॉन्टेड तभी लिखा जाएगा जब वॉन्टेड के बाद कोई नाउन आए, ठीक है? आई मैरिड हिम बिकॉज आई वॉन्टेड, मैंने उससे शादी करी क्योंकि मैं उसे चाहता था, तो आई वॉन्टेड हो गया, वहां पर उसे चाहता था प्रोनाउन हो गया। लेकिन जो है मैंने खा लिया क्योंकि मैं चाहता था खाना उसे, तो वहां पर जो वर्ब आ रही खाना चाहता था, तो वॉन्टेड के बाद इन्फिनेटिव आएगा, और इन्फिनेटिव का टू आवश्यक रूप से लिखा जाएगा। डू क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि डू की मीनिंग बेटा ऑलरेडी आ गई है यहां। बात समझ में आई? डिड, तो इसलिए डू लिखना अनावश्यक था, इसलिए हटा दिया गया। नेक्स्ट है आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ इट, मैंने इसे बाय नहीं किया
क्योंकि मुझे इसका लुक नहीं अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जो बिकॉज शब्द बार बार आ रहा है ये है कॉज और रीजन के कंजंक्शन। समझ में आया? ही थिंक्स बिकॉज ही इज रिच ही कैन बाय जस्टिस। ठीक है, चलो ठीक है। तो बात आती है ही थिंक्स बिकॉज ही रिच, वह सोचता है क्योंकि वह रिच है, ही कैन बाय जस्टिस, वह न्याय खरीद सकता है। बिकॉज फिर आ गया, तो ये हो गया आपके कॉज और रीजन के कंजंक्शन। एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन क्या है बेटा? इसका मतलब होता है शर्त। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें शर्त होती है और जिसमें खास तौर से कंजंक्शन यूज होता है, जिससे आप सभी लोग अवेयर हैं, जिसका नाम है इफ। यहाँ पर लिखा है इफ आई लाइक इट, अगर मैं इसे चाह लूँ, अगर मैं उसे पसंद करूँ, आई शैल बाय इट, मैं इसे खरीद लूंगा। कम इफ यू विश टू, आओ। देखो यहाँ पर फिर एक सेंटेंस आया, आगे सेंटेंस बढ़ा है, वैसे यहाँ पर सेंटेंस यहीं पर ये एंड हो गया है, बात खत्म कर दीजिए। ये दूसरा सेंटेंस है। इफ आई लाइक इट, अगर मैं इसे चाह लूं, इफ आई लाइक, अगर मैं उसे चाहता हूं, तो आई शैल बाय इट, मैं इसे खरीद लूंगा। अगर मैं चाहूं तो मैं इसे खरीद लूंगा। फिर आओ इफ यू विश टू, देखो यहाँ पर फिर आ गया विश के बाद टू, और यहाँ पर टू इसीलिए लिखा गया है, अगर तुम इसे चाहते हो खरीदना, तो यहां पर लिखा गया इफ यू विश टू बाय, कम, आ जाओ। इफ यू विश टू बाय, बाय नहीं लिखा गया, जरूरी नहीं है, ठीक है। कम, या फिर आप कहते हैं इफ यू विश टू कम, ये वर्ब आप कम ले लीजिए। अगर तुम आना चाहते हो आ जाओ, खाना चाहते हो खा लो। कम, इफ यू विश टू कम, तो कम दोबारा नहीं लिखा गया क्योंकि कम यहां पर आ गया। ये दूसरा एग्जांपल था, इसी में मैच हो गया, इसको यहां लिख लेना। इफ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम, अगर बारिश होगी हम घर पर रुकेंगे। ये कंडीशन यहां से पता चल रही है, आप उल्टा कह लीजिए वी शैल स्टे एट होम इफ इट रेन्स। बात समझ में आई? ये उल्टा लिख लीजिए, इफ बीच में आ जाएगा, नाउ इट बिकम्स अ कंडीशन सेंटेंस। नेक्स्ट है इफ यू हैव टीयर्स, क्या है? इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। हाँ, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो रोने के लिए शुरू हो जाओ। ये बहुत भयंकर डायलॉग लग रहा है किसी फिल्म का, खासतौर से विलन का। गेट रेडी फॉर शेडिंग योर टीयर्स बेबी, ये लग रहा है किसी विलन ने किसी हीरो हीरोइन को मारते समय कहा कि अगर रोना चाहती हो तो बेटा रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ रोने के लिए। इफ यू हैव टीयर्स, अगर आंखों में आंसू हैं तो प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, तो फिर प्रिपेयर कर लो। तो यहां से जो इफ वाला क्लॉज है पूरा ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, निर्भर कर रहा है। प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, यू मस्ट गो वेदर यू हियर, दूसरा कंजंक्शन इफ के बाद आपका, ये बहुत ही पॉपुलर कंजंक्शन है जिसका यूज आप नरेशन में करते हैं, वेदर का यूज करते हैं, नरेशन के बाद में करेंगे। फिलहाल वेदर का यूज भी आप कर सकते हैं कंडीशन के लिए, और ये तब होता है जब एक सेंटेंस में एक ऑप्शन आ जाए अल्टरनेट। और वो कैसे पहचानेंगे? किसी भी सेंटेंस में और शब्द लग कर आएगा और उसे उस सेंटेंस को पहले वाले कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा सेंटेंस से, तब वहां पर आप वेदर का यूज करेंगे। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे दें इसका, जैसे प्लीज टेल मी वेदर ही इज कमिंग और नॉट, मुझे बताओ क्या वो आ रहा है या नहीं। जब भी कभी ऐसा वर्ड आ जाए, वह दिल्ली से आ रहा है या मुंबई से आ रहा है, आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई और फ्रॉम दिल्ली, तब वहां पर ऑप्शन जब आ जाए वह मुंबई से आ रहा है या दिल्ली से आ रहा है, तो या शब्द जब आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में यदि के लिए इफ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर वेदर शब्द का प्रयोग करेंगे। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम नरेशन पढ़ाते समय। बात समझ में आई? चलिए आगे बात आती है, कंडीशन की खत्म हो गई। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब परिणाम को बताने वाले कुछ कंजंक्शंस हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं। याद रखिए, रिजल्ट का मतलब कॉन्सिक्वेंस भी होता है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम होता है। तो रिजल्ट वाले कुछ कंजंक्शंस आपके कंपाउंड सेंटेंस में भी हैं और कुछ कंजंक्शंस आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी हैं, बट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय हार्ट। आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनेगा। वेल, no need to worry about what is complex and what is compound, and no need to worry about the examinations 2 marks that you worry you will get only 2 marks for it. You should not think for only 2 marks, you should think that how we can make same sentences into many ways.
वी शुड थिंक ओनली वाइल स्टडिंग सिंथेसिस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। हमें केवल इतना सोचना चाहिए कि हम एक सेंटेंस को 4 तरीके से बनाएं कैसे। वी शुड नेवर थिंक ऑफ द मार्क्स वी आर प्रोवाइडेड इन द एग्जाम फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। अगर इसके बारे में सोचोगे तो फिर आप उस टॉपिक को समझ नहीं पाओगे। यहाँ सिंथेसिस पढ़ने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आप एक ही सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और कंपाउंड से सिंपल या सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं। अगर आपको ये आ गया देन यू कैन राइट एनी आंसर। और अल्टीमेट उद्देश्य हमारा राइटिंग करना है एंड देन वी कम टू द स्पीकिंग सेक्शन। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया आप लोगों ने, वीडियो को लाइक जरूर कर दो बेटा। इतने लोग देख रहे हो, कम से कम उतने लाइक तो होने चाहिए, और कमेंट वीडियो के एंड में करेंगे। ठीक है, चलिए। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, सो ब्रेवली डिड दे फाइट। यहां पर जो सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस उल्टा लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, सो ब्रेवली डिड दे फाइट। और ये कंडीशन एक ऐसी आती है जब हम हिंदी का सेंटेंस भी उल्टा बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस को उल्टा बोला जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच। आई एम जस्ट नॉट रिमेंबरिंग दैट पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच, हम भूल रहे हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच में प्रयोग किया गया है, मतलब इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है। जब हम सेंटेंस का सब्जेक्ट बाद में और वर्ब को पहले लिख देते हैं, असल में ये एक इफेक्ट डालने के लिए, सेंटेंस के अंदर जो उसकी मीनिंग है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उल्टा सेंटेंस बोलना पड़ता है। हिंदी में बोले, हिंदी में मतलब हुआ इतनी भयानक तरीके से वह लड़ा, या इतने खतरनाक तरीके से वे लड़े, इतनी बहादुरी से वह लड़ा। अब देखो सेंटेंस, इतनी बहादुरी से वह लड़ा बाद में बोला और बाद में लिखा भी। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं तो उसको उल्टा बनाते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश जैसे लिखी है वैसे हिंदी में भी बोल रहे हैं। यहाँ पर एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है विच आई एम नॉट रिमेंबरिंग, आई एम अनएबल टू रिकॉल, उसका नाम हम भूल रहे हैं, फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। सो ब्रेवली डिड दे फाइट, इसका मतलब हुआ कि वह इतने बहादुरी से लड़ा कि, बहादुरी से लड़ा कि एनिमी वर ड्राइविंग ऑफ, भाग खड़े हुए, कि वह दुश्मन भाग खड़े हुए। दैट, ये क्या हुआ बेटा, रिजल्ट, इस फाइट का रिजल्ट इसमें दिखाई दिया। नेक्स्ट है, सो गुड मैन इज ही, वह इतना अच्छा आदमी है, वह इतना अच्छा आदमी है, प्रभावशाली, वह इतना अच्छा, वह इतना अच्छा, पहले बोल रहे ना इतना अच्छा, इसीलिए पहले लिखा गया सो गुड मैन इज ही दैट, कि ऑल रिस्पेक्ट हिम, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सो ग्रेट अ फायर रेज्ड, गुस्सा इतना भड़क गया कि लंदन वॉज बर्न्ड डाउन, लंदन जलकर खाक हो गया। द रोमन्स बिल्ट इन अ सच अ वे, जो रोमन्स हैं उन्होंने इस तरीके से अपनी बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चर किया है दैट देयर वॉल्स आर स्टिल स्टैंडिंग, कि उनकी दीवारें आज भी खड़ी हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस के पहले वाले सेंटेंसेस का जो रिजल्ट है वो बाद वाले सेंटेंसेस में दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा। चलिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में टॉपिक है जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। वहां पर हम 3 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक तो दैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपसे पूछा जाए व्हाट इज दैन, तो आप में से 90% बच्चे बता ही ना पाएंगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भैया। अगर आपसे पूछा जाए दैन, दिस इज अ कंजंक्शन, व्हाट इज दिस इज अ कंजंक्शन, व्हाट इज एज, दिस इज ऑल्सो द कंजंक्शन। क्या है बेटा, कंजंक्शन, और इसका यूज कई तरीके से किया जाता है। एज का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है, दैन का प्रयोग केवल कंपैरिजन के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है, ही इज ओल्डर देन ही लुक्स। अब यहां पर 2 सेंटेंस है, ही इज ओल्डर एंड ही लुक्स, दोनों सेंटेंस को कंपेयर किया गया देन से। वह जितना दिखता है उससे ज्यादा बूढ़ा है, वह जितना दिखता है उससे ज्यादा बूढ़ा है। नो वन कैन रन फास्टर देन रमा। अब आपसे आप कहेंगे सर यहाँ 2 सेंटेंस हुआ कहाँ है, तो ये तो तरीके हैं बेटा। अब आप पूरा सेंटेंस लिख लो तो बकलोली हो जाइए, बेवकूफी हो जाइए। नो वन कैन रन फास्टर, उसके बाद देन रामा के बाद फुल स्टॉप लगा दिया गया, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि हिंदी भी तो हम बोलते हैं राम से ज्यादा कोई तेज नहीं दौड़ सकता, तो यहाँ पर एक बार ही वर्ब आई, कोई तेज नहीं दौड़ सकता राम से ज्यादा, तो राम दौड़ सकता है, कोई तेज नहीं दौड़ सकता है। 2 बार बोलोगे तो बेवकूफ़ी नहीं है कि राम से ज़्यादा कोई तेज़ नहीं दौड़ सकता है को, अगर ये बोलोगे कि राम तेज़ दौड़ सकता है, कोई और उससे तेज़ नहीं दौड़ सकता है, तो कहा 2 बार का है बोल रहा बकलोल, हमको तो पहली बार में समझ में आएगा।
तो एक ही वर्ब कॉमन ली गई क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, उनका वर्क एक ही है। क्या है बेटा? कैन रन। तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो आपने देखा होगा ना, तो यहां पर आप कैन रन लगा सकते थे, बट ये ओमिट कर दिया गया क्योंकि देयर इज नो नीड टू मेंशन कैन रन अगेन इन द सेम सेंटेंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पे चलेंगे। इट इज लेटर देन आई थॉट। ये मेरे सोचने से ज्यादा लेट हो गया। इट इज लेटर देन आई थॉट दिस इज डिफरेंट सेंटेंस एंड इट इज लेटर, ये अलग सेंटेंस। कंपैरिजन देन से किया गया, ये एक सेंटेंस ये। यू मस्ट वर्क हार्डर देन आई डू। तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जितने की मैं करता हूं, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब यहां पर डू लिख दिया गया क्योंकि ये वर्ब का लिखना जरूरी था। ठीक, ये हो गया क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन एंड कंसेशन। दिस इज द लास्ट क्लॉज यूज्ड इन एडवर्ब फॉर्म। ये क्लॉज कैसे? दो आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, ये सपोजिशन है, सिर्फ मान्यता, कंसेशन है। ठीक है, मान्यता। दो ही द हेवंस फॉल, यद्यपि हेवंस गिरे, जस्टिस मस्ट बी डन। ठीक है, उसके बाद दो आई एम पुअर, यद्यपि मैं गरीब हूं लेकिन मैं ऑनेस्ट हूं। ये दो शब्द का प्रयोग सपोजिशन के लिए किया जाता है, सिर्फ मानने के लिए। दो ही स्ले मी यट विल आई लव हिम, वैसे आई विल लव हिम होगा, आई विल लव हिम। दो यट ये आएगा कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, दो ही स्ले मी येट आई विल लव हिम। ये ध्यान रखें, कभी कभी किसी बुक में ये कंजंक्शन आपको कंपाउंड वाले सेक्शन में दिया रहता है, लेकिन वहां पर केवल यट दिया रहेगा। अगर आपने यट के साथ दो शब्द का प्रयोग भी किया, THOUGH, तो वो कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स में काउंट होगा, ये ध्यान रखना है। और अगर इनकी जगह पर आप ऑल्दो लिख देते हैं, ऑल्दो लिख देते हैं, तब ये कंजंक्शंस हो जाएगा आपका केवल ऑल्दो और यट हट जाएगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है ही सेट सेल दो द स्टॉर्म थ्रेटेंड। वह यात्रा पर निकले यद्यपि समुद्र ने उन्हें धमकाया, मतलब तूफान ने उन्हें डराया और धमकाया। तो ये हो गया आपका पूरा सपोजिशन कंसेशन। एंड ऐसे बहुत से कंजंक्शन है जो इस एग्जाम्पल में नहीं ले पाए क्योंकि हमें आपको समझाना था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे आप पहचान पा रहे हैं। इस वीडियो में केवल ये हम कर पाए। Don't worry, my dear students, I will bring that video where we will discuss all the conjunction used in complex section, and then next week you will find the compound session. compound के ऊपर एक सेशन आएगा जिसमें हम compound sentence के जितने भी conjunction है उसके ऊपर एक एक sentence करवाएंगे। Then I will bring you the exercise on synthesis. तो बने रहें इसी के साथ, और आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समापन करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको ठीक ठाक लगे, लेकिन वीडियो के बाद हमें कमेंट्स ज़रूर चाहिए। कमेंट्स नहीं होंगे देन आई मे नॉट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेशन विद द सेम एनर्जी, एंड आई होप दैट आई डिड नॉट लेसन माई एनर्जी थ्रू आउट द सेशन। तो इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहें और हम ऐसे ही पढ़ाते रहें। उसके लिए आपको लाइक ज़रूर करना और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि आपको अगले सेशन में क्या देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।